लोग ये कहते हैं जी कि इमरान खान इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के लिए बड़े नापसंदीदा हैं और अमेरिका ने कह दिया है पाकिस्तान को यहाँ पर जो भी हल्के हैं कि जनाब आप इमरान खान को हुकूमत से बाहर रखें। कि IMF वाले से इतना चाह रहे हैं कि उनको अश्योरेंस ये मिले कि अगर कल को इमरान खान की हुकूमत आ जाती तो क्या वो जो समझौता होगा IMF के साथ वो उसके पाबंद हो गए या नहीं। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो इमरान खान के साथ वो भी काम करने को तैयार है। लेकिन सर आप देखें कि पाकिस्तान दुनिया का वैध मुल्क है जहाँ सबसे ज्यादा मिसिंग पर्सन है। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं। 85 के करीब नशिस्तें ऐसी हैं जिन पर 19 ग्रेड के अफराद को पोस्ट होना था, मगर वहाँ पर जो है वो 18 ग्रेड के अफराद को पोस्ट किया गया है। तो समी साहब, एक तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी इस हवाले से बड़ी हलचल पाई जा रही है। जो सीनियर्स हैं वो इस हवाले से बड़े परेशान दिखाई देते हैं कि ये क्या सिस्टम चलाया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ हैं हमारी को एंकर अलीना इलियास और स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है तैयब बलोच साहब ने, हमारे नुमाइंदे हैं जो सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। लाहौर से खावर अब्बास हमारे ब्यूरो चीफ, और वाशिंगटन से अमेरिका से अनवर इकबाल साहब ने हमें टेलीफोन पर ज्वाइन किया है। सवाल दो हैं आज। इंतखाबात के हवाले से इस वक्त मुल्क में मुख्तलिफ स्पेकुलेशंस हैं, चेमगोइयाँ हैं। इलेक्शन निगरान नहीं कराना चाह रहे। ये भी क्या सराही है कि अमेरिका ने ये इख्तियार दे दिया इन्हें कि आप किसी कीमत पर भी इमरान खान को ना आने दें और इलेक्शन करवाएं ना करवाएं। IMF का डेलीगेशन यहाँ पर मौजूद है, उसके साथ भी बड़ी टफ़ नेगोशिएशंस चल रही हैं। तो एक तो सवाल ये है कि अमेरिका क्या चाहता है कि इलेक्शन हो या ना हो, ये सिर्फ क्या सराहियाँ हैं या कोई इस किस्म की उनकी भी लाइकिंग डिसलाइकिंग को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ये हम अनवर इकबाल साहब से हम इस पे बात करेंगे। और दूसरा, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो निगरान जिस तरह हुकूमतें काम कर रही हैं, तैनातियाँ हो रही हैं, विक्टिमाइजेशन हो रही है, लोगों को अगवा किया जा रहा है, तो क्या ये सेटअप जो है इलेक्शन करवाने के लिए मौजू है? और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के जो रिमार्क्स हैं, जस्टिस एजाजुल हसन साहब के जो रिमार्क्स हैं, ऐसा लग रहा है कि वो भी इस बात पर कन्विंस नज़र आ रहे हैं। उनके सवालात से, उनकी ऑब्जर्वेशन से ऐसा लगता है कि वो भी यही समझ रहे हैं कि इस वक्त जो मुल्की मसाइल हैं उसका हल सिर्फ आवाम बता सकते हैं। अब आवाम तो फिर इलेक्शन के ज़रिए ही बात करते हैं। बड़ा एक बहस है ये। तो मैं आगाज़ में अनवर इकबाल साहब की तरफ चलता हूँ और उनसे कुछ जानते हैं। अनवर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम समी साहब, कैसे हैं? थैंक यू अनवर, आपने टाइम दिया। अच्छा, यहाँ पर ये एक परसेप्शन है, लोग ये कहते हैं जी कि इमरान खान इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका के लिए बड़े नापसंदीदा हैं और अमेरिका ने कह दिया है पाकिस्तान को यहाँ पर जो भी हल्के हैं कि जनाब आप इमरान खान को हुकूमत से बाहर रखें। आप वहाँ पर हैं, बड़े अरसे से आप रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं, बहुत अहम लोगों को जानते भी हैं, उनसे आपकी गुफ्तगू भी होती है। ये परसेप्शन यहाँ पर जो है, क्या ये किसी हद तक दुरुस्त है? आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सवाल मैंने कई दफा उठाया स्टेट डिपार्टमेंट ऑफिशियल से मीटिंग में, और वो हमेशा एक ही जवाब देते हैं कि हमारा कोई फेवरेट नहीं है और हम किसी के खिलाफ नहीं है। पाकिस्तानी अवाम जिसको भी मुंतखब करेंगे हम उसके साथ काम करने को तैयार होंगे। अगर उनकी कोई रिजर्वेशन भी है, समी आप यहाँ एक अरसे तक रहे हैं, आपको पता है कि अमरीकी कोई कतई फैसला नहीं करते कि बस अब इनके खिलाफ हम हैं या इनके साथ हम हैं। हालात के साथ साथ उनका फैसला भी बदलता है। यहाँ जो थिंक टैंक्स है, देखिए ऑफिशियल इस पे बात नहीं करते, लेकिन थिंक टैंक्स में पिछले 2-3 मैंने सेमिनार में देखा जो गुफ्तगू होती है, उसमें इस बात को तस्लीम किया जाता है कि अगर इलेक्शन हुए अनवर इकबाल की लाइन ड्रॉप हो गई, बड़ी इम्पोर्टेंट वो बात कर रहे थे। ये बात उनकी किसी हद तक दुरुस्त है कि ऑफिशियल्स जो हैं वो पब्लिकली बिल्कुल गुफ्तगू नहीं करते। बहुत जब आपका उनके साथ कोई एक ज़ाती ताल्लुक़ बन जाए तो फिर कहीं ना कहीं ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में वो ज़रूर बात करते हैं। लेकिन अमूमी तौर पर जांचने के लिए थिंक टैंक्स जिनका वो जिक्र कर रहे थे। जी अनवर, आप बात कंप्लीट।
पता नहीं क्यों लाइन कट रही बार बार। अच्छा, वो उस पर थिंक टैंक में जो गुफ्तगू होती है उसमें ये कहा जा रहा है कि इमरान खान जो है वो जीत जाएंगे। तो अगर बात इतनी वाज़ा हो तो मैं नहीं समझता है कि जो इमरान खान है उनका ताल्लुक ना तालिबान से है, ना अखवाल मुस्लिमीन से है, ना वो कोई कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर है। अगर इमरान खान अपने रवैये में कुछ तब्दीली लाने की कोशिश करें और अपने आप को मोर एक्सेप्टेबल बनाए तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका उनके साथ काम करने से इनकार कर देगा। आपको इसका मतलब हम ये जो IMF का जो यहाँ पे डेलीगेशन है ये समझा जा रहा है कि वो पाकिस्तान को इस वक्त एक बेल आउट दे रहा है और भले थोड़ा टफ होगा लेकिन ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान जो है उसको दूर रखा जाए मंजरनामे से। डू यू एग्री विद दिस? अच्छा, ये वहाँ ये बातें की जाती है। अच्छा, यहाँ जो गुफ्तगू होती है वहाँ बिल्कुल जरा डिफरेंट होती है। यहाँ ये कहा जाता है, अच्छा ये गुफ्तगू की बात कर रहा हूँ, खबर नहीं बता रहा। यहाँ जो गुफ्तगू होती है वो ये कहा जाता है कि IMF वाले से इतना चाह रहे हैं कि उनका अश्योरेंस ये मिले कि अगर कल को इमरान खान की हुकूमत आ जाती तो क्या वो जो समझौता होगा IMF के साथ वो उसके पाबंद हो गए या नहीं। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो इमरान खान के साथ वो भी काम करने को तैयार है। ठीक हो गया। अच्छा, ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट नुक्ता उठाया है अनवर। अगर पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होता यहाँ पे, इमरान खान नहीं जाते APC में या वो जो IMF के साथ एग्रीमेंट है इस हुकूमत का उसको इंडोर्स नहीं करते, पब्लिकली कोई स्टेटमेंट नहीं देते, तो आप क्या मुस्तकबिल देखते हैं IMF के एग्रीमेंट का पाकिस्तान के साथ? IMF रिलक्टेंट होगा क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक चीज दुनिया से बाहर ये समझी जाती है कि पाकिस्तान में सियासी हुकूमत 2-3 साल से ज्यादा नहीं चलती, तो 2-3 साल बाद फिर तब्दीली आए और फिर वो कहें कि नहीं हम ऐसे करेंगे। तो वो चाहते हैं कि उनको इंश्योरेंस ये मिले कि जो भी समझौता होगा हुकूमत उस पर हुकूमती तब्दीली का कोई असर नहीं होगा, आने वाली भी उसके पाबंद होंगे। अच्छा, हम यहाँ पर तो एक तब्दीली देखते हैं, पेशावर में जो US कौंसलेट है बहुत एक्टिव हो गया है, सहाफ़ियों से गुफ्तगू, एकेडमिया से गुफ्तगू, इस्लामाबाद में भी बड़े ये एक्टिव हैं, लाहौर में भी जो कौंसलेट है वो बहुत एक्टिव हो गया है। तो पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका में बीच में एक टाइम था इससे 1-2 पहले कि बिल्कुल एपिटाइट नहीं थी, बात भी नहीं करते थे। अभी इस वक्त क्या आप देख रहे हैं, क्या सूरत हाल कुछ तब्दील हुई है? अमेरिकन वहाँ पर भी पाकिस्तान के मामलात में कुछ दिलचस्पी आपको लेते हुए नज़र आ रहे हैं? सामने है कि आज अब अक्सर ब्रीफिंग में भी जिक्र होता है, बयानात में भी जिक्र हो जाता है, ऑफिशियल भी आ रहे हैं जा रहे हैं, ऑफिशियल इंटरव्यू भी दे रहे हैं, तो गुफ्तगू तो हो रही है, बातचीत हो गई है। यानी पहली वाली दिलचस्पी नहीं है, वो लेवल नहीं है, सेक्रेटरी लेवल पे बात नहीं होती, काबीना के लेवल पे बात नहीं होती, व्हाइट हाउस में कोई गुफ्तगू नहीं होती, लेकिन एक जो इनका ऑफिशियल लेवल पे इंगेजमेंट है वो तो मेरा ख्याल है दोबारा ना सिर्फ शुरू हो गई है बल्कि उसमें तेजी भी आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल, आपने आपकी इनपुट का बहुत शुक्रिया। तेज़ी आ गई है और गुफ्तगू जैसे पहले बीच में बिल्कुल एक सिलसिला ख़त्म था लेकिन अब शुरू हो गई है। यहाँ पर भी हम देखते हैं अमेरिकन डिप्लोमेट्स बड़े एक्टिव हैं और ये बात बिल्कुल अनवर इकबाल ने जो कही है कि अगर इमरान खान इंडोर्स नहीं करेंगे तो फिर शायद IMF रिलेक्टेंट होगा, लेकिन इसके लिए तो ज़रूरी है किसी की भी इंडोर्समेंट लेने के लिए कि आप उनको इत्मीनान में लें कि आप एग्रीमेंट कर क्या रहे हैं। और यहाँ पर तो हुकूमत और इमरान खान के बीच कोई ताल्लुक़ नहीं है किसी तरह से भी, वो तो बल्कि पकड़ पकड़ के लोगों को अंदर कर रहे हैं और शेख रशीद साहब के बकौल आके ये कहते हैं कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें। तो इन हालात में जब इमरान खान को पता ही नहीं है कि ये एग्रीमेंट क्या कर रहे हैं, साइन क्या कर रहे हैं, किस किस चीज़ का सौदा कर रहे हैं, तो वो क्या इसको इंडोर्स करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि बहरहाल लेट्स सी, मैं कुछ इस पर स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता। अब ज़रा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज जो कुछ कहा, वहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ने और दूसरे जज साहबान ने, मामला तो था नैब तरमीम का, मुकदमा तो वो था, लेकिन जो गुफ्तगू हुई वो पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से हुई। चीफ जस्टिस साहब ने वहाँ पर जो गुफ्तगू की, जो ऑब्जर्वेशंस दी उन्होंने, एजाजुल हसन साहब ने जो ऑब्जर्वेशंस दी वो तो जो मैंने देखी पढ़ी बड़ी बहुत वाज़े था कि क्या उनका माइंडसेट है। लेकिन तैयब बलोच क्योंकि हमारे साथ हैं, तैयब बताइए कि ये कहना कि अवाम ही मसाइल का हल दे सकते हैं, तो ये तो इनडायरेक्टली चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि इंतखाबात
देखिए समीर साहब, जैसे कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा, तो वो जो एक ज़बान खल्क को नकारा खुदा सम जो कहा जाता है, तो ज़बान खल्क तो आजकल यही है। और वो चीज़ें सूरत हाल भी पाकिस्तान की कुछ इस तरीके से हो गई है। और फिर जब दो हुकूमतें चली गई हैं और उनका मेन मोटिव यही था कि इलेक्शन कराए जाए, तो उसके बाद अगर इलेक्शन नहीं होते तो वो फिर चीफ जस्टिस क्या, हर किसी ने यही कहना है कि इलेक्शन कराए जाए या ये सारी सूरत हाल। लेकिन चीफ साहब पे तो देखें ना, सुप्रीम कोर्ट पर तो ये भी एक आईनी तौर पर जिम्मेदारी है कि वो कानून की जो अमलदारी है उसको यकीनी बनाए। जी समीर साहब, रीजन है चीफ साहब ने क्यों कहा, समझने की बात है। जब आप देखें कि स्पीकर की रूलिंग वाला केस था, तो उसमें जब इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया था तो उससे पूछा गया था कि आप कब इलेक्शन करा सकते हैं, उन्होंने कहा था नवंबर में करा सकते हैं। तो अभी फरवरी है और वो कह रहे हैं कि अभी कोई तारीख नहीं दे रहे। तो इसी वजह से चीफ साहब ने वो बात रिपीट भी की कि नवंबर में आप, चीफ इलेक्शन कमीशन ने खुद हमें बताया कि नवंबर में हम इलेक्शन करा सकते हैं। अब 8 माह हो गए इस हुकूमत को, तो अभी तक जो है वो इलेक्शन जो है वो क्यों नहीं कराए जा रहे, ये तो उन्होंने कहा क्यों नहीं कराए जा रहे, लेकिन चीफ जस्टिस ने ये बरमला कहा कि इस तमाम मामलात का वैध हल जो है वो इलेक्शन है, अवाम को फैसला करने देना चाहिए। और इसके साथ साथ उन्होंने जो बड़ी बात की वो इमरान खान की जो असम्बली में वापसी से मुतल्लिक था, वो उस हवाले से भी उन्होंने बात की। लेकिन मेन जो जहाँ से बात शुरू हुई थी वो थी कि इमरान खान का हक के दावा, कि जो हुकूमत के वकील हैं वो ये कह रहे थे कि इमरान खान चूँकि अब असम्बली का हिस्सा नहीं है, वो किसी उसमें पोलिटिकल उसमें नहीं है, इक़्तिदार में भी नहीं है, तो उसका हक के दावा नहीं बनता कि वो यहाँ पे नैब तरमीम को जो है वो चैलेंज कर सके। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप ये ना समझे, आप ये देखें कि इमरान खान अगरचे वो अगर इक़्तिदार में भी नहीं है, लेकिन अवाम की उनको पुष्ट पनाही हासिल ये है। कहा उन्होंने कि ये वो इक़्तिदार से निकाले गए, लेकिन इसके बाद भी लोगों में उनकी से है सर, अवाम की पुष्ट पनाही है। मेन बात यह है कि इमरान खान के पीछे इस टाइम अवाम खड़ी, और वो कोई एक आम आदमी नहीं है, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, और उनका जो मुकदमा है वो बड़ी उसकी अहमियत है। बिल्कुल, तो चीफ साहब ने यही कहा। तो इसी वजह से फिर वो जो हुकूमत का एक पॉइंट बन रहा था, एक दलील थी कि इमरान खान का हक के दावा नहीं बनता, तो वो तो अदालत ने उठा के बाहर फेंक दिया। लेकिन चीफ जस्टिस ने एक इंदिया भी दिया कि हो सकता है फिर हम इमरान खान को बुला भी ले, उनसे पूछ भी ले इस हवाले से भी, और ख़ासकर ये जो कि उन्होंने असम्बली में वापस जो आने का फैसला था वो क्यों किया, और ये सारे जो मामला पोलिटिकली, क्योंकि ये केस भी आप देखें थोड़ा पोलिटिकली है। लेकिन एक और बात मैं चाहूँगा कि आप इस पे, क्योंकि सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट दैट केस, नैब तरामीम के हवाले से एजाजुल एहसन साहब की जो ऑब्जर्वेशन है वो बड़ी वाज़े ऑब्जर्वेशन थी कि ये चंद लोगों के लिए, अपने मफाद के लिए करना, और फिर चीफ साहब का ये कहना कि नामुकम्मल पार्लियामेंट, और आपने नैब जैसी जो तरामीम है उसको भी आप मुतनाज़ा बना रहे हैं। बिल्कुल, देखें वो जो जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, तो वो तो शुरू दिन से यही बरमला उनका कह रहे हैं कि ये जो कानून साजी की गई है ये मखसूस लोगों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए की गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है जो उन्होंने कहा। और बाकायदा आपको भी याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुतअद्दिद दफ़ा केसेस का रिकॉर्ड भी तलब किया कि इस बल्कि वो सारा डिजिटाइज करवा के जो नैब केसेस का वो महफूज भी कराया कि किन किन को फ़ायदा पहुँचा है। तो उसमें जो भी 5 मिलियन से ज़ायद के जो लोग थे जिन्होंने करप्शन की हुई थी, वो सारे उन सबको तकरीबन फ़ायदा पहुंचा। लेकिन नैब का ये आर्गूमेंट था कि नहीं, वो मुतलका फोरम को चले गए। अब मुतलका फोरम की मैं समीर साहब अगर बात करें, वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, जिसमें इस्लामाबाद नैब तो केसेस ख़त्म करने लगा था, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नैब तो केस ख़त्म नहीं कर सकता, हाँ आप मुतलका फोरम को भेज सकते हैं। तो वो नैब ने यही प्ली वहाँ पर इख्तियार की। लेकिन एजाजुल एहसन साहब ने बरमला उनका यही है कि ये इसका अगराज़ व मकासद ही नैब तरमीम के यही थे कि जो नैब केसेस बड़े जो लोग हैं जो इस वक्त हुकूमत में शामिल हैं उनके खिलाफ चल रहे हैं, उनको किसी तरीके से बेल आउट किया जाए। और फिर चीफ जस्टिस का ये जो आपने बात की कि पार्लियामेंट को जानबूझकर जो है वो नामुकम्मल रखा जा रहा है। और अगर आप इसको देखें पार्लियामेंट को क्यों नामुकम्मल रखा जा रहा है, कि जब ठीक है पीटीआई ने अपना एक पोलिटिकल डिसीजन किया, वो बाहर चली गई, लेकिन बाद में अगर उनको अदराक हुआ कि हमें पार्लियामेंट का हिस्सा होना चाहिए, तो जो उन्होंने स्पीकर साहब ने फौरन इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए। तो वही पहले कहते थे कि एक एक को बुलाऊंगा, फिर बाद में एक ब्लैंकेट ऑर्डर के जरिए सब वो कर दिए। बिल्कुल, तो इसी वजह से फिर चीफ जस्टिस साहब जो है वो कहने पे मजबूर भी हो गए। अच्छा, मैं एक और इशू इसी पर जो है कानूनी सूरत हाल, इलेक्शन कमीशन किस तरह पाबंद है इलेक्शन करवाने का, और उसके बेपनाह इख्तियारात हैं, और ये जो उनके वकील अदालतों में आकर ये कह रहे हैं कि जी हमने तो उसको ख़त लिख दिया, उसको ख़त लिख दिया, बिल्कुल वो असल जो सूरत हाल है वो नहीं बता रहे, क्योंकि आइन बड़ा वाज़े है। वो तो इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार है कि वो डायरेक्ट आर्मी चीफ को लिख सकते हैं, डायरेक्ट किसी भी इदारे को लिख के तो उससे मदद मांग सकते हैं। और आईने पाकिस्तान इस बात की गारंटी दे रहा है
कि वो जिसको भी मदद के लिए कहेंगे इलेक्शन के लिए वो इदारा पाबंद होगा, वो इदारा आगे से किसी सूरत भी ना कोई तावील पेश कर सकता है, ना कोई इनकार कर सकता है, ना उसको किसी तरह से डिले में डाल सकता है। और अगर वो ऐसा करता है तो वो आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब होगा, क्योंकि आईने पाकिस्तान ये गारंटी देता है इलेक्शन कमीशन को। इस पर मैं आता हूँ, आपसे मैं बात करता हूँ। लेकिन अलीना, आपने अनवर इकबाल को भी सुना, अमेरिका में अब ये जो एक परसेप्शन यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ था, ओ जी अमेरिका तो इमरान खान को पसंद ही नहीं करता जी, और तो बस ये हर कीमत पे वो बाहर निकालना है। तो व्हाट अनवर इकबाल सेज कि दिलचस्पी पैदा हो चुकी है पाकिस्तान के हवाले से, और थिंक टैंक्स इस बात का बरमला इजहार कर रहे हैं कि अगर इंतखाबात हुए तो इमरान खान इंतखाबात जीत जाएंगे। सिम साहब देखिए, इमरान खान साहब की एक से है और उनकी एक पॉलिटिकल पावर है और लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ इमरान खान साहब एक और भी बात करते हैं, कुछ लोगों का नाम भी लेते हैं कि किस तरीके से उनके होते हुए उनके खिलाफ जो है अमेरिका में एक लॉबी बनाने की कोशिश की गई और उनके खिलाफ बहुत सी चीज़ें की गई। लेकिन इसके साथ साथ हमें भी ये भी याद रखना चाहिए, अमरीकी साइफर की भी उन्होंने बात की, फिर इसके साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि वो आज़ाद फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। और डेफिनेटली वो एक वाहिद, मैंने मतलब मेरी ज़िंदगी में जिनको मैंने इस तरीके से देखा है, आप भुट्टो का हमेशा जिक्र करते हैं, लेकिन मैं अगर जिक्र करूँगी तो मैं इमरान खान साहब का जिक्र करूँगी, क्योंकि मैंने इमरान खान साहब को ही एज अ लीडर देखा है जो आजाद फॉरेन पॉलिसी की बात करता है। इससे पहले जितने भी हमारे लीडर्स आते हैं, हमें कुछ ना कुछ ऑफ एंड ऑन जब बाद में किताबें छपती हैं तो हमें पता चलता है कहां कहां किस किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया गया। मेरे ख्याल में अभी भी अगर आईएमएफ के साथ जो भी डील होती है, जिस तरीके से भी होती है, पहली तो बात यह है कि वो ब्लैक एंड व्हाइट में होनी चाहिए, ग्रे में नहीं होनी चाहिए। और जो एक बहुत बड़ी सियासी जमात है, अगर खान साहब ये फैसला लेते हैं कि उन्होंने पार्लियामेंट में जाना है तो डेफिनेटली जो भी मुआहिदा किया जाएगा वो उस जमात को शामिल करके किया जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि खान साहब किसी भी तरीके से पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पे या किसी और चीज पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे। आई डोंट थिंक सो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक खावर अब्बास क्योंकि हमारे साथ हैं, लाहौर से हमारे ब्यूरो चीफ हैं, उनके पास चलते हैं, क्योंकि इस वक्त एक और भी लोग जो मामला फ़हम है, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से निगरान हुकूमतें, उनका जो मैंडेट था उससे उन्होंने तजावज़ किया है, जिस तरीके से असल जो उनके ज़िम्मे काम था उससे हट के जो कुछ वो कर रहे हैं, उसमें तो ये एक बड़ा सवाल पैदा हो गया है कि क्या ये जो सेटअप है ये इंतखाबात करवा भी सकता है या नहीं। क्योंकि जिस तरीके से भर्तियां की जा रही हैं, आज 1,05,000 असातिज़ा को भर्ती करने के लिए इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया पंजाब हुकूमत ने। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं कि 1,05,000 टीचर्स को हमने रखना है और ये बड़ी ज़रूरत है। निगरान हुकूमत जो है उसके ज़िम्मे जो सिर्फ काम है आइन में वो ये है कि आपने इलेक्शंस करवाने हैं, वो तबादले नहीं कर सकता, बड़े प्रोजेक्ट्स का कोई इफ्तिताह नहीं वो कर सकते, और अगर तबादला भी करना है आपने तो टॉप लेवल पे करना है और उसका भी एक तरीक़ाकार है, उसकी आपने रीजनिंग देनी है और फिर इलेक्शन कमीशन उसकी अप्रूवल देगा। लेकिन यहाँ पर तो सूरत हाल ये है कि इलेक्शंस ज़िमनी अनाउंस हो चुके हैं और वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर्स को, पुलिस ऑफिसर्स को तब्दील किया गया और किया जा रहा है और बड़ी ढिठाई से किया जा रहा है। खावर अब्बास, पंजाब में ऐसा लग रहा है कि एक बाकायदा एक मंसूबा बना लिया गया है रिगिंग का मुकम्मल, और ऐसे ऑफिसर्स को वहाँ पर तैनात किया जा रहा है जो बहुत जूनियर है। अमूमी तौर पर जब गवर्नमेंट से काम लेना हो तो जो 20वें ग्रेड की पोस्ट है उस पर 18वें ग्रेड का अफसर लगा देते हैं, क्योंकि वो जूनियर होता है, उसको वो सीनियर जगह मिल जाती है तो वो फिर बहुत वफादारी के साथ सारे अहकामात पर अमल दरामद करता है। यहाँ पर भी लाहौर से भी कुछ ऐसी सूरत हाल आ रही है, तो क्या इत्तलात है आपके पास? आज आप लोगों ने खबर भी एक बड़ी ब्रेक की है इस हवाले से। बिल्कुल समी साहब, ये डॉक्यूमेंट्स आपने भी देखे हैं और आपसे डिस्कस भी हुआ था स्टोरी के हवाले से कि 183 अहम ओहदे हैं पंजाब के अंदर, जिस पर जो है वो जूनियर अफसरान को तैनात कर दिया गया है। और ये हैरानगी की बात ये है कि तकरीबन इसमें 12 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स हैं जो 20 ग्रेड की पोस्ट होती है, मगर वहाँ पर 18 ग्रेड के अफराद को तैनात किया गया है, जिसमें मेट्रोपॉलिटन सिटी लाहौर भी शामिल है। और इसके साथ जो है वो तकरीबन 30 ऐसी नशिस्तें हैं, ओहदे हैं पंजाब के अंदर जो 21 ग्रेड के हैं, और वहाँ पर 19 ग्रेड के मुलाजमीन को, जबकि 16 जो 21 ग्रेड की नशिस्तें हैं वहाँ पर 20 ग्रेड के मुलाजमीन को लगाया गया। 85 के करीब नशिस्तें ऐसी हैं जिन पर 19 ग्रेड के अफराद को पोस्ट होना था, मगर वहाँ पर जो है वो 18 ग्रेड के अफराद को पोस्ट किया गया है। तो समी साहब, एक तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी इस हवाले से बड़ी हलचल पाई जा रही है, जो सीनियर्स हैं वो इस हवाले से बड़े परेशान दिखाई देते हैं कि ये
क्या सिस्टम चलाया जा रहा है। और हमारी मुख्तलिफ कानूनी माहिरीन से भी बात हुई है, जो एक आध ग्रेड होता है उसका फ़र्क तो हो जाता है, मगर दो ग्रेड्स का फ़र्क वो बिल्कुल ही एक हैरानकुन बात है। और जिस तरह से आपने तज़किरा किया कि पंजाब की इस वक्त जो निगरान हुकूमत है, लगता है ऐसे है कि जैसे पूरी तैयारी की जा रही है कि अपना पूरा माहौल बना लिया जाए और जिस तरह से चाहे, जिस तरह से जो मनमानी करनी हो उसको अपनी मर्जी के मुताबिक चलाया जा सके। ना सिर्फ ये कि तैनातियां की जा रही हैं, बल्कि बाद अफसरान तो ये बता रहे हैं कि उन्हें यह भी कहा जा रहा है कि एक लंबा अरसा है, अभी आपकी पोस्टिंग जो है वो लंबी होगी और आप जो है वो पूरी जद्दोजहद के साथ, ताकत के साथ, कुव्वत के साथ काम करें। हम बैठे हैं, कुछ नहीं होता आपको, बल्कि जो आला अफसरान है चंद एक जिनमें से उनको यकीन दहानी करवाई गई है कि अभी ये सेटअप लंबा है। तो ये बड़ी हैरानकुन सूरत हाल है और ये कोई भी गुफ्तगू ऐसी नहीं है जो कि क्यास आराइयों पर मबनी हो। ये वो गुफ्तगू हम आपके प्रोग्राम में कर रहे हैं जो आपने आवाम को बताया है। ये वो है जो चीफ सेक्रेटरी के हाथ से लिखी हुई, चीफ सेक्रेटरी साहब के हाथ से लिखी हुई फहरिस्तें हैं, जो उनकी जानिब से तहरीर शुदा फहरिस्तें हैं। ये उन फहरिस्तों की हम इत्तलात जो है वो आवाम तक पहुंचाएं। बिल्कुल दुरुस्त है। एक ब्रेक लेनी है, खबर हमारे साथ ही रहिए और तबादले से अंदाज़ा लगा लें कि कल जो केपी के आईजी हैं उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, अली मौज़म जा, और आज उनको एस्टेब्लिशमेंट भेज दिया गया जिसने ये कहा केपीके में कि वो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है और बिल्कुल हम करवाएंगे इलेक्शन, उसका तबादला कर दिया गया। यानी निगरान हुकूमत में जो इलेक्शन की बात करता है उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। यहाँ पर एक हम छोटा सा वक्फा लेते हैं और जब वापस आते हैं तो इसी हवाले से हमारे पास और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है और हम बताएंगे कि टॉर्चर कैसे कर रहे हैं मोहम्मद बख्श भक्टी जो हैं, उनके साथ क्या किया जा रहा है, जो साबिक वज़ीर आला के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, और उनके एडवाइज़र आमिर सईद राह के साथ क्या किया गया कि वो बेचारे अभी तक इस पोजीशन में नहीं है कि वो मीडिया के सामने आके बता सके कि उनके साथ क्या हुआ। और फिर जो शेख रशीद के साथ हो रहा है, जिस तरह उनको घुमाया जा रहा है, एक 74 साल सियासतदान को। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में हालात अजीब ही हैं, बिल्कुल ठीक हालात हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि इंतखाबात नहीं करवाए जा सकते और जो मुख्तलिफ महकमे हैं हुकूमत के वो भागते हुए नज़र आ रहे हैं। फाइनेंस पैसे नहीं दे रहा, इलेक्शन कमीशन भी तावीलें कर रहा है जिसके ज़िम्मे काम है इलेक्शन करवाना, लेटर इधर उधर लिखे जा रहे हैं। और जो कोई बात करता है इलेक्शन करवाने की तो कहते हैं कि ये आइन से इनहराफ कर रहा है सदर पाकिस्तान के बारे में। लेकिन इसी बीच में हमें तुर्की से ख़बर आती है इतना बड़ा ज़लज़ला वहाँ पर आया और हज़ारों की तादाद में लोग, डेथ रोल जो है वो 16,000 से ऊपर चला गया और पूरे के पूरे शहर जो हैं वो मलबे के ढेर बन गए। वहाँ पर मई में इंतखाबात कराने का ऐलान किया था तैयब एर्दोगान ने, और वैसे इंतखाबात वहाँ पर अगस्त में होने थे, लेकिन आज भी उन्होंने ज़लज़ले के बाद भी उन्होंने कहा कि नहीं, इंतखाबात की तारीख आगे नहीं होगी। हमने ऐलान किया अर्ली इलेक्शंस का मई में, तो मई में ही इंतखाबात हम करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर हारने के डर से, इक़्तिदार लूज़ करने के डर से हुकूमतें जो हैं वो भाग रही हैं। बल्कि आज एक मेरा दोस्त जो था उससे बात हो रही थी तो उसने कहा कि शायद शहबाज शरीफ साहब इसीलिए जाना चाह रहे थे कि वो ये कहें जाके कि भाईजान अब तो ज़लज़ला आ गया है, छोड़ें इंतखाबात को, आप भी साल डेढ़ की और मुद्दत ले लें। शायद कोई इस तरह की कोई उनको नसीहत करने के लिए जाना चाहते हो। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो सूरत हाल है, इक़्तिदार का इतना ज़्यादा शौक़ है, इतना लालच है चिमटे रहने का कि पाकिस्तान का कितना भी नुकसान हो हुक्मरान इसके लिए तैयार नहीं है सोचने के लिए। ख़बर में फिर आता हूँ आपके तरफ। वो जो स्टोरी है इसमें यह है कि जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी की असामी है उस पर भी ग्रेड 19 की एक बंदा जो है वो उनका बड़ा चहेता ऑफिसर है समीर सैयद, उनको तैनात किया गया। समीर साहब, ये 21वें ग्रेड की पोस्ट होती है जहां पर जो है वो 19वें ग्रेड के जो हैं अफसर समीर सैयद साहब, उनको तैनात किया गया है। और उसकी वजह तो अब निगरान वज़ीर आला ही बता सकते हैं। कहते हैं कि भाई 2 ग्रेड, एक जैसे कि मैंने आपको और फिर एक और भी ये तैनाती हुई है, ये डीजी एंटी करप्शन सुहेल ज़फ़र चट्ठा साहब। मैं देख रहा था, ट्वीट्स देख रहा था मैं अदील राजा के,
कि जिस वक्त अरशद शरीफ मरहूम की मैयत जब आई तो ये चट्टा साहब जो थे, ये DIG ऑपरेशन है, ये 15, 20, 30 मिनट उनके मैयत को घुमाते रहे, कभी एक दरवाजे से कभी दूसरे दरवाजे से, ताकि उनकी जो फैमिली है वो उस तरफ ना जा सके। इनको लगा दिया गया है वहाँ पर DG एंटी करप्शन। और समी साहब, ये DG एंटी करप्शन पंजाब हैं, यानी कि पूरे पंजाब के जितने भी एंटी करप्शन के दफातर होंगे उनको ये बराह रास्त डील करेंगे, और इनके हवाले से इनके मुतालिक पहले भी केसेस मौजूद हैं। नैब के हवाले से भी इनका एक केस बना था, उसमें भी इनके मामला चल रहे हैं, और उसके बावजूद जो है उन्हें पहले वफाक में लाया गया, वफाक के बाद उनकी जो है वो खिदमात सूबे के स्पुर्द कर दी गई, और फिर अब उन्हें जो है वो पोस्टिंग मिली है, जिसके हवाले से बड़े सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं तहरीक इंसाफ के लोगों में भी, और जो जहाँ पर पंजाब के बसने वाले शहरी हैं उनके भी इस हवाले से हमने जब उनसे गुफ्तगू की है तो वो बड़े हैरान हैं कि भी ये आखिर ऐसी क्या बात है कि बाकी अफसरान किधर गए हैं जो ग्रेड्स में जो तरक्कियां करके इम्तिहानात दे के पहुंचे हैं। इससे पहले भी सारे मामला चल रहे थे। बिल्कुल। अच्छा, मैं क्या हो गया, वक्त कम है, मैं एक और इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट है लाहौर में, प्रेसिडेंट साहब हैं वहाँ पर, बड़ा भरपूर दिन उनका, इमरान खान साहब से भी इस वक्त मुलाकात उनकी हो रही है, तो क्या बताते हैं आपको PTI वाले, क्योंकि सदर साहब इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिख चुके हैं कि आप यानी इसको गवर्नर्स को ख़त लिख चुके हैं कि इलेक्शन जो है वो जल्दी होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन को भी लिखा उन्होंने, तो क्या आप इस पर अब क्या फर्दर लाएअमल, क्या आपको पता, कुछ वाइब्स PTI वाले क्या बता रहे हैं? बिल्कुल समी साहब, ये जो सदर साहब की बड़ी अहम मुलाकात हुई है इमरान खान साहब के साथ, और उन्होंने उसमें उन्हें आगाह भी किया कि जिस तरह से उनकी जानिब से खतूत लिखे गए हैं गवर्नर्स को, और इसके साथ आज जो अहम चीज़ डिस्कस हुई है, जितने भी सदारती इख्तियारात हैं आइनी और कानूनी सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से, उनके हवाले से बड़ा जो है वो बगौर तबादला ख्याल हुआ है, और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और सदर आरिफ अलवी साहब के साथ, और आइंदा की हिकमत अमली तय की गई है कि भाई किस तरह से अब मज़ीद अपने हक़ को लेने के लिए कौन से आईनी रास्ते, ऑप्शंस हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योंकि दूसरी जानिब जो लाहौर हाई कोर्ट है वो भी कह चुकी है गवर्नर साहब को और इलेक्शन कमीशन साहब को कि कल अपने अपने जवाबात जमा करवाएं इंतखाबात के हवाले से, कि भाई क्या मसला है। जब निगरान काबीना बन गई है, निगरान वजीर आला आ गए हैं, निगरान काबीना बनने का मकसद ये होता है कि आपने जो है उसके पीछे जो अमल होता है, जो उसके पीछे जो सारी की सारी वजह होती है वो ये होती है कि आपने इंतखाबात करवाने हैं। उनका कहना था कि जब आपने निगरान काबीना तश्कील दे ली है, निगरान वजीर आला आ गए हैं, तो अब इंतखाबात की बात क्यों नहीं हो रही है। जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं उनकी जानिब से यह कहा गया कि आखिर इंतखाबात की डेट देनी किसने है। गवर्नर भी मौजूद है, इलेक्शन कमीशन भी मौजूद है, और आपस में एक दूसरे के साथ खतो किताबत भी हो रही है, मगर 90 दिन के अंदर आइन के मुताबिक इंतखाबात करवाने होते हैं। मगर उसके बावजूद कोई बंदा यह बताने को तैयार नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, तैनातियां हो रही हैं, पूरी हुकूमत का माहौल बनाया जा रहा है, सारी चीजें हो रही, गिरफ्तारियां हो रही हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। अच्छा, अभी आपने गिरफ्तारियां और मुकदमे का जिक्र किया तो मैं ये जिक्र करता हूं मोहम्मद बख्श भट्टी साहब जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साबिक वज़ीर आला के थे, और उनको अगवा किया गया। अब 3-4 दिन हो गए। मटियारी में जब वो सिंध में जा रहे थे अपनी हिफाजती वो ज़मानत के लिए, तो रास्ते में उनको गिरफ़्तार कर लिया गया, और अब सिंध वाले कह रहे हैं जी कि हमारे पास नहीं है, मटियारी पुलिस ये कह रही है। सिंध हाई कोर्ट ने कहा है 10 रोज़ में कि बताया जाए वो कहाँ पर है। उनकी अहलिया ने आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब से भी मुलाकात की है और बताया है कि उनको ये ख़दशा है कि उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। इससे पहले आमिर सईद रां जो एडवोकेट, जो एडवाइज़र थे इनके परवेज़ इलाही साहब के, वो आए हैं लेकिन बिल्कुल खामोश हैं, मीडिया से बात नहीं कर रहे। लेकिन उनके करीबी दोस्त बताते हैं कि उनको टार्चर किया गया है और ये कहा गया है कि आपने आवाज़ नहीं बुलंद करनी, आपने मुंह नहीं खोलना। आपके पास क्या इत्तलात है? उनकी फैमिली मोहम्मद बख्श भट्टी की बड़ी परेशान होगी, वो तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं। बिल्कुल समी साहब, जो अमीर भट्टी हैं, मोहम्मद अमीर भट्टी, वो साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली भी हैं। और परवेज़ इलाही साहब के मुताबिक वो मटियारी के इलाके से गिरफ्तार हो गए, मगर अभी तक उनका कोई पता नहीं है। बल्कि इन्हीं खदशात का इजहार चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने खुद भी किया था कि लगता है कि उन्हें भी आमिर सईद साहब की तरह जो है वो लापता कर दिया जाएगा। जो उनकी फैमिली से मुलाकात हुई है और जो उनकी फैमिली ने बड़े अपने जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और उनका ये भी कहना था कि उनको इत्तलात
ख्यालात हैं कि शायद तशद्दुद का भी निशाना बनाया जा रहा है भट्टी साहब को जो है बड़ा शदीद किस्म का, और उन्होंने चीफ जस्टिस साहब से अपील भी की है कि इस पर नोटिस लें और उनको बाजियाब करवाएं। इसी तरह जिस तरह से आपने आमिर राज साहब की बात की, तो तकरीबन कोई 7 से 10 दिन का ये वक्फा था, दौरानिया था। इस दौरान जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में उनकी बाजियाबी के लिए दरख्वास्त भी दायर की गई और उन्होंने जो है पुलिस को भी बुलाया, FIA को भी बुलाया, मगर कोई शख्स जो है वो उन्हें ना ढूंढ सका। और उसके बाद जब हमें इत्तला मौसूल हुई कि जो है जिन्होंने भी उनको उठाया था छोड़ा और वो खुद आ गए। अच्छा तैयब बलोच, ये आज मैं परवेज़ इलाही साहब था, उन्होंने कहा कि ये अब भट्टी साहब जो है ये मिसिंग पर्सन में से हैं, तो हम टेक्निकली तो उनको मिसिंग पर्सन ही कहेंगे ना साहब। ज़रा समी साहब, टेक्निकली तो मिसिंग पर्सन हो जाता है कि जब उसके फैमिली या कोई भी शख्स जाके थाने में, या ग्रेड 22 के ऑफिसर, ग्रेड 22 के अफसर, और पता नहीं कि कहाँ पे हैं, अदालतों के फैसले मौजूद हैं, इसके बावजूद पता नहीं कहाँ पे हैं, तो वो मिसिंग ही होंगे टेक्निकली भी और वैसे भी मिसिंग ही हैं कि कहीं पे कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं या जहाँ पे भी। अच्छा, कितने लोगों को उठाया गया है? उनमें जर्नलिस्ट भी हैं, उनमें ये सियासतदान भी हैं, ये कहते हैं आके, लेकिन जब वापस आते हैं तो बड़े टाइट लिप्ड होते हैं, बात ही नहीं करते इस हवाले से। बिल्कुल, शायद ये कहा गया हो कि अगर आपने मुंह खोला, मुझे वो याद है मतीउल्लाह जान कहता था पता नहीं थाने के ऊपर क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, उठाया इसी वजह से जाता है, और ख़ासकर ये जो पुलिस वगैरह उठाती है जी, तो डिफरेंट ये सबके सामने आ जाता है। अगर पुलिस उठाती, या मतलब है कि जो भी सामने लेके आते तो फिर उनको रिमांड देना पड़ता है, जुडिशरी में पेश करना पड़ता है। जब मिसिंग होता है तो वो जो जिस पर्पज़ के लिए उठाते हैं, तो साफ ज़ाहिर है वो उसको खामोश कराना या उससे वो चीज़ें हासिल करना। पता नहीं ये प्राइवेट गार्ड्स हैं, ये कुछ FIA के लोग हैं या किसी एजेंसी के लोग हैं, हमें नहीं पता। लेकिन बहरहाल ये एक ट्रेंड अभी आप देखें, 2023 पाकिस्तान कहाँ, दुनिया कहाँ चली गई। लेकिन सर आप देखें कि पाकिस्तान दुनिया के वैध मुल्क का जहाँ सबसे ज़्यादा मिसिंग पर्सन है वैसे। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं। मैं यहाँ पर एक छोटा सा, मुझे वक्फा लेना है, वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं तो फिर इसी हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। और एबटाबाद में आज मरीम नवाज़ साहबा गई हैं एक शादी हाल में। अब देख लें कहाँ, ये इसे कहते हैं तरक्की माकूस, कि ये बड़े बड़े जलसे मीनारे पाकिस्तान, और अब शादी हाल में ये आगे पता नहीं कहीं गलियों में, घरों में, बैठकों में जाएंगे, क्या होगा। लेकिन ये सब एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। बहरहाल अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि खबर ये है कि IMF से जो मुआहदा तय पा गया, वज़ीर आज़म साहब ने उसकी मंजूरी दे दी है। वीडियो लिंक से उन्होंने बात भी की है IMF के डेलीगेशन से, और अब मामला इनके तो तय पा गए हैं। अब पता नहीं अवाम के साथ क्या होता है, क्या भुरकस निकलता है, और पता नहीं क्या चीज़ कहाँ जाएगी, कैसे होगा। एक अफरा तफरी है। जो असल स्टेक होल्डर हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके बारे में किसी तरह से कोई बंदा ना बोलने के लिए तैयार है, ना बात करने के लिए तैयार है। और मामला बस चंद 100 अफराद के बीच है जिनकी रकमें $12 में पड़ी हुई हैं। पता नहीं क्या मामला इन्होंने तय किया है और क्या अब ये करेंगे, किसने प्लाजे बनाने हैं, आई डोंट नो, आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज एबटाबाद में मरीम नवाज़ साहबा मौजूद थी और वहाँ पर एक उन्होंने जलसा किया। कहाँ पे हुआ, क्या पार्टिसिपेशन थी मुस्लिम लीग की, वहाँ पर हालत क्या है, क्योंकि जो बल्दियाती इलेक्शन था उसमें तो क्लीन स्वीप किया PTI ने। और सरदार राशिद जो बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हैं वो हमारे साथ हैं इस वक्त टेलीफोन पर। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सामी साहब। सरदार साहब बताइए, सुना है आज कोई 3-4 करोड़ लोग आए वहाँ पर मरीम नवाज साहबा का जलसा सुनने के लिए। जी बिल्कुल समी भाई, वो एक छोटे से शादी हाल में ये वर्कर कन्वेंशन उन्होंने किया है और बहाना उन्होंने बनाया ये कि मौसम खराब है। हालांकि चलें ठीक है, बारिश थी एबटाबाद में, लेकिन बहुत बड़े बड़े यहाँ पे और भी हाल थे। और इसमें बदकिस्मती देखें या उनकी खुशनसीबी देखें कि एबटाबाद में ना सिर्फ एबटाबाद के वर्कर बल्कि उन्होंने मनसेरा से भी लाए, हरीपुर से भी लाए, तोरगर से भी लाए, कोहिस्तान से भी लाए, बडग्राम से भी लाए, और 1500 से 2000 लोग वो इकट्ठे नहीं कर सके एबटाबाद में। अच्छा, तो ये सरदार मेहताब जो हैं वो तो इनसे खफा है। कल उन्होंने जो प्रेस तकरीर की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वर्कर से बात की, वो तो मरीम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर मानने के लिए तैयार नहीं है।
जी बिल्कुल समी साहब, ऐसा ही है। उन्होंने कल बड़ी खुल के बातें की हैं और उन्होंने जो तफजात थे उन्होंने उनका इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि ये प्राइवेट लिमिटेड जो पार्टियां ये बन गई हैं और जो पुराने लोग हैं जो जिन्होंने मेहनतें की हैं, जिन्होंने जेलें काटी हैं, तो उनकी कोई इज्जत इस पार्टी में नहीं है। नए लोग आते हैं और नए लोग आके अपने तरीके से काम करते हैं और यही जो रजीम चेंज और जिस तरह के जो उन्होंने कल सिस्टम बताया कि मुल्क का जो हाल हुआ है, महंगाई का और दीगर जो उन्होंने कल बातें की है, वो तो सबके सामने है। बिल्कुल वो भी नहीं है जी, उनका कोई कारकुन और वो कोई जो जितने भी दो ग्रुप बने हुए, दूसरे ग्रुप का, मेहताब साहब के ग्रुप का कोई बंदा अभी यहाँ पे नहीं आया। अच्छा, इससे कितना, वैसे तो हमने देखा बल्दियाती इलेक्शन में बिल्कुल पीटीआई ने स्वीप किया, तो कितना इसका इम्पैक्ट होएगा आप समझते हैं नून लीग की सियासत पर ये, क्योंकि बड़ा स्ट्रॉन्ग था मेहताब अब्बासी का ग्रुप? समी साहब ऐसा ही है बिल्कुल। जब पिछले हम इलेक्शन की अगर देखें बात, तो ये एबटाबाद के दो हल्के हैं, एबटाबाद 1 और एबटाबाद 2। एबटाबाद 1 से भी जो मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब जीते हैं, उसमें उसकी वजह यही थी कि पीटीआई के दो लोग इलेक्शन में आ गए थे, एक अली असगर साहब और दूसरे सरदार यकूब साहब जो इलेक्शन में आ गए थे। और सरदार यकूब साहब ने जो वोटें ली थी वो 45 से 50,000 और 85,000 वोट ली थी अली असगर साहब ने, जबकि मुर्तजा जो नून लीग से जो मुर्तजा अब्बासी साहब जीते थे उन्होंने 1 लाख कुछ वोटें ली थी, तो वो भी सीट पीटीआई की थी। दूसरी सीट भी पीटीआई ने ली है। अभी तहसील मेयर जो सबसे बड़ी तहसील मेयर है, तहसील एबटाबाद की है पेशावर के बाद, वो भी पीटीआई का ही बंदा जीता हुआ। तो इलेक्शन में तो यहाँ पे तो नून का कोई इतनी खास चीज नहीं है, प्लानिंग से 2-2, 3-3 उम्मीदवार खड़े कर देते हैं और उसी वजह से वो अपनी सीटें ले जाते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सरदार राशिद। अब सूरत हाल यहाँ तक आ गई है कि 1500 से 2000 आदमी इकट्ठे नहीं हो पाते। पूरे केपीके से बंदों को बुलाया इन्होंने, और जो कायदीन हैं इनके उनका जो बीच में आपस में स्प्लिट है, अलीना, दिस इज़ नॉट गुड फॉर मुस्लिम लीग नून। सिम साहब देखें, बेसिकली मुझे याद है जब मरियम नवाज साहबा लंदन में थी तो ये बात आ रही थी कि जब वो वापस आएंगी, कैप्टन सफदर साहब ने भी आपको पता है 1-2 दफ़ा मीडिया से बात की और उन्होंने एक कहा कि जी 2-3 लोगों का नाम लिया और उन्होंने कहा कि जिन्होंने नून लीग के साथ ये किया, हमारी जो पूरी सियासत है वो तबाह हो गई। सबने ये कहा कि जब वो वापस आएंगी तो वो वाला बयानिया लेंगी, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जब से वो वापस आए हैं वो वाला बयानिया नहीं ले रही। मेरे ख्याल में जो अभी मसला चल रहा है कि पॉलिसी लाइन क्या लेनी है, आपकी एक पॉलिसी स्टेटमेंट क्या होगी। शायद शहबाज शरीफ का हम सबको पता है कि उनका एक झुकाव है जिस तरफ, इस वजह से शायद क्लियर नहीं हो रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारी पार्टी का बयानिया क्या होगा। और डेफिनेटली बयानिया यही होगा कि बस चाटते रहो जो थूका है, और क्या जो बोलते रहे अब उसका पीछे हट रहे हैं। भी तो है ना, आपको पता तो है वो जिस तरीके से खुल के बात करती रही है, नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से खुल के बात करते रहे हैं, चीजें इतनी आसान तो नहीं होती ना हजम करना। ठीक हो। अच्छा जी, अपना तैयब, लाहौर हाई कोर्ट में भी एक 5 मेंबर बेंच है जो ये तैनातियों पर और ट्रांसफर पोस्टिंग्स पर देख रहा है, और हमने जो देखा है उसमें निगरान हुकूमत, उसका कोई मैंडेट नहीं है प्रोजेक्ट शुरू करना, उसका कोई मैंडेट नहीं है इस तरह तबादले करना, वो सिर्फ इलेक्शंस करवाने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ पर तो 1,05,000 असातिज़ा भर्ती करने की इजाज़त मांगी जा रही है। ये क्या लगता है आपको? आप बड़े अरसे से कोर्ट कवर कर रहे हैं, आज आपने सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस भी देखी हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये इसको अदालतें मौजू समझेंगी इस इलेक्शन के लिए कि निगरान सेटअप ये तो समीर साहब उस पर तय होगा कि जब कोई सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त लेके जाएगा। अपने तौर पे सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट में तो चैलेंज हुआ, हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ है, तो हाई कोर्ट इस हवाले से साफ ज़ाहिर है कि जैसे ये मामलात हैं कि देखें, जब निगरान सेटअप बनता है तो निगरान सेटअप का वहद मैंडेट होता है कि मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन कराया जाए। अब अगर वो मैंडेट से हट के जो दूसरे देखें, जब और आइन ये कहता है कि आप कंडोन कर सकते हैं किसी चीज़ को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट एडवांस में इजाजत नहीं दे सकती कि आप इलेक्शन को मुलतवी कर लें। 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन होना है। 91वां दिन ये जो लोग भी बैठे हुए हैं इक़्तिदार में, ये आइन से इनराफ है। तो नून लीग की कल मैं एक रहनुमा को सुन रही थी, वो कह रहे थे जी जिस डेट पे असम्बलियाँ तहलील हुई हैं उस हिसाब से जो इलेक्शंस हैं वो 90 दिन के अंदर अंदर ही होंगे। इलेक्शंस की तो बात की जा रही है, लेकिन मसला ये कि शफाफ इलेक्शंस होंगे, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, जो आपने खबरें 2-3 दिन की हैं जिसमें तकर्रुरी तबादले किए जा रहे हैं, लोगों को भर्ती किया जा रहा है, तो एक एटमॉस्फेयर तो बनाया जा रहा है। लेकिन सवाल फिर वही उठता है, क्या इलेक्शन शफाफ होंगे? मुझे तो लगता है इलेक्शन कराए जाएंगे, कोर्ट के रिमार्क्स भी कुछ ऐसे ही हैं। अब शफाफ इलेक्शन पे बात होनी चाहिए ना। बात है कि अगर हम पंजाब का सेटअप देखें तो पंजाब का तो ओवरऑल जो निगरान सेटअप कायम हुआ है, तो इस सेटअप पे तो तहरीक इंसाफ जो सबसे मेन वहाँ पे स्टेक होल्डर रही है पंजाब की, तो वो तो एग्री नहीं थी। तो ये सेटअप जब आया तो इवन कि आपके सामने दरखास्त भी उनकी सुप्रीम कोर्ट में पहले ऑब्जेक्शन लग गई, फिर उन्होंने ऑब्जेक्शन रिमूव करके दोबारा मोहसिन नकवी के खिलाफ जो है उन्होंने दरखास्त दायर की हुई है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा जो मामला है कि इलेक्शन
भी मेरा नहीं ख्याल कि वक्त पे हो रहे हैं। जब आप तबादलों की बात कर रहे हैं तो इनको इतनी यकीन दहानी कराई गई है, जैसे वो हमारे लाहौर से हमारे नुमाइंदे भी यही बात कर रहे थे कि वो जो भी सेक्रेटरी या जो भी तबादले कर रहे हैं उनको कह रहे हैं कि आप लंबे अरसे के लिए हो, आप सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं हो, एक लिमिटेड 2 माह या 3 माह के लिए नहीं है। तो कोशिश ये कहे कि इसको लंबा से। अच्छा, मेरा क्योंकि आखिरी सवाल, आपने आज भी देखा जजेस का मूड सुप्रीम कोर्ट में, मुझे ये बताइए कि क्या ये जो जजेस हैं ये किसी तरीके से भी किसी ऐसे सेटअप की तरफ जाएंगे जिसमें इलेक्शन 90 दिन से आगे जाए? आपको लगता है जो अभी तक गुफ्तगू और रिमार्क्स हैं इनके? मुझे तो समी साहब लगता है कि ये जो है ना जाएंगे, क्योंकि मुसलियत और वो जो मुसलियत आप कह रहे हैं मसलियत पसंदी पे जाएंगे, नजरिया जरूरत पे जाएंगे, वो हमेशा रही है। वो अभी आपको अब ये लगता है कि ये जाएंगे इस पे? सर बात ये है कि मैं अब अगर आप बात पूछ ले तो इन्होंने जजेस अपने जजेस भी अपॉइंट कराने हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी तय। चलें, ठीक हो गया जी। बहरहाल ये आपका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। प्रोग्राम आपने देखा, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह ने के बाद। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।